कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत कर रहे हो। आप देखते होंगे मैं हर क्लास से पहले आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप खूब मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मैं एक बात पे भरोसा करता हूँ, मेहनत का फल रंग जरूर लाता है, हमेशा मीठा होता है। इसका जो डिविडेंड होता है वो बहुत लाजवाब होता है। इसलिए बिना मेहनत के तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 हम लोग कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट प्लान्स। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं सीधे चैप्टर में आ जाता हूं। तो सबसे पहला, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पिछले क्लास में, जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया है उससे मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस क्लास को कर लो, इसके बेसिक को समझ लो, फिर आप इस क्लास को करो। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको उस क्लास का लिंक दे दूंगा, आप उस क्लास को जरूर करो, फिर इस क्लास को करो। पढ़ाई का देखो एक नियम होता है, जैसे तैसे पढ़ने से नहीं होता है, रैंडमली हम कहीं से पिक करके पढ़ लिए। तो आपको ना सीरियली क्लासेस को अटेंड करना होता है। तो इसलिए उस क्लास को आप पहले कर लो, फिर इस क्लास को कर लो, ठीक है। अब आता हूं, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इंडिया ने किस तरह से इकोनॉमिक प्लान किया था, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने का प्लानिंग किस तरह से किया था। एक शॉर्ट टर्म प्लान था जो 5 इयर्स प्लानिंग कहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म प्लान था। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म प्लान्स का, और मैंने बताया था कि वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन 100% श्योर रहो आएगा। तो अब हम लोग इसके फीचर्स को पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया ने किया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसके क्या क्या फीचर्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे पहला है हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। तो एक्चुअली उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ जो पूरी टीम थी, उनका मेन फोकस था सोशल वेलफेयर, क्योंकि इंडिया में गरीबी काफी था और प्राइवेट सेक्टर को हम जिम्मेवारी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक डर होता है मोनोपली का, वो लोग प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं। तो इससे क्या हमें डर था कि कहीं पुअर सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए हमने जिम्मेवारी किस पे दिया, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर पे। तो आओ देखते हैं इसमें कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है। तो उसमें से 17 इंडस्ट्रीज हमने कैटेगरिकली 17 इंडस्ट्रीज को अलग किया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, पावर आता है, डिफेंस आता है, इन सब सेक्टर को, रेलवेज आता है, इन सब सेक्टर को हमने पब्लिक सेक्टर के जिम्मे में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव था सोशल वेलफेयर। अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में डालता तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता, मैं मानता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन चार्जेस इतने हाई होते कि गरीब लोग उसको पेमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए सरकार ने इसको अपने पास रखा और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस काफी रिजनेबल सरकार ने तय किया। सिमिलरली रेलवेज का जो फेयर है उसको इस तरह से रखा गया ताकि गरीब लोग भी उसमें सवारी कर सके, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसलिए सरकारी सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर पे जिम्मेवारी हम इन सारे मेन इंडस्ट्रीज का हमने दिया। हमारा फोकस क्या था, सोशल वेलफेयर। अब आता हूं सेकेंड नंबर में, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बच्चों ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटेड का मतलब होता है, बहुत सिंपल है, रूल्स एंड रेगुलेशन से ये टर्म आया। तो हमने जिम्मेवारी पब्लिक सेक्टर पे तो दिया, लेकिन हमें प्राइवेट सेक्टर को भी ध्यान में रखना था, कहीं उनको डिस्करेज नहीं करना था। लेकिन हमने कहा प्राइवेट सेक्टर से कि आप भी यहां पे ब्लॉसम करोगे, आप भी फ्लरिश करोगे, लेकिन आपकी जो बागडोर है ना वो हमारे हाथ में रहेगी। कैसे? अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री लगाना हो तो हमने लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया, यानी सरकार से आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता था कि लाइसेंस मिलने में इतना समय लगता था कि प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज हो जाता था। खैर, इसका अपना मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है, उसमें हमें जाना नहीं है, अगले चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, अर्थात
हमें ये डर था कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दूं बागडोर, तो ना मोनोपोली का डर था। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, और प्राइवेट सेक्टर में ये मोनोपोली का टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, और इससे जो पुअर सेक्शन है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। मोनोपोली बन जाने से क्या होता है ना, मनमानी होता है, हर एक प्राइस का मनमानी होता है, कोई भी प्राइस ये लोग चार्ज कर सकता है, जिस वजह से पुअर सेक्शंस एक्सप्लॉयट होते हैं। तीसरे नंबर पे आता हूं प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। हमें दोनों तरह के इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो समझना है हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस बात के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बच्चों होता है बेसिकली लेबर इंटेंसिव टेक्निक, उसमें फॉलो किया जाता है। मशीन्स हम कम यूज करते हैं और लेबर हम ज्यादा यूज करते हैं। ये हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अभी इसका बेसिक आइडिया आपको जानना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी छोटे मोटे उद्योग जहां पे मशीन का यूज एक लिमिटेड अमाउंट पे होता है और मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम यूज करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इससे जो भारत की विशाल जनसंख्या है उसको मदद मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसलिए हमारा फोकस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे भी था और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी हमें डेवलप करना था। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जब तक डेवलप नहीं होगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री का डेवलप नहीं कर सकते हो। तो इसमें दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सम एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वाज रिजर्व फॉर एसएसआई, और एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो सरकार ने कहा कि इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दखल नहीं दे सकता है, इन प्रोडक्ट्स को बनाने का हक केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बाबू अगर हमें इंडस्ट्रीज चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे वो लार्ज स्केल हो, अगर हमारे कंट्री में इन दोनों को डेवलप करना है तो हमें इन इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना पड़ेगा। आपने पढ़ा था पहला चैप्टर, याद करो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल लाया था। तो जब हम अब आजाद हो गए, अब हमें अपने इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना था, इनको बढ़ावा देना था। इसलिए हमने क्या किया कि जो इंपोर्टेड गुड्स था, जो विदेश से हम गुड्स मंगाते थे, उसको महंगा कर दिया। कैसे महंगा कर दिया? टैरिफ्स लगा के। टैरिफ्स मतलब टैक्स ऑन कमोडिटीज इंपोर्टेड। यानी अगर आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगाते हो, अगर आप इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स मंगाओगे तो वो कॉस्टली होगा। अगर वो कॉस्टली हो गया तो हमारे कंट्री में जब इनको बेचोगे तो बढ़े हुए दाम में बेचोगे तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से हमने इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, ताकि जो गुड्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं, क्यों ना वो गुड्स हम अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस कर सके, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, अगले पॉइंट में है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसको। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन की कंपनियों से हमारे इंडस्ट्रीज को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते थे? टैरिफ्स लगा के, यानी टैक्स लगा दिया हमने इंपोर्टेड गुड्स पे। दूसरा, कोटा सिस्टम ला दिया। कोटा सिस्टम का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, यानी अगर आप इंपोर्टेड गुड्स मंगवा रहे हो तो फिर आप एक लिमिट तक ही उसको मंगा सकते हो। सपोज करो आपको जरूरत है 1000 टन का, तो सरकार ने 500 टन का लिमिट फिक्स कर दिया और बाकी 500 टन आप घरेलू उद्योगों से आप उसको परचेस करो। 500 टन आप विदेश से मंगाओ, 500 टन आप यहां से मंगाओ। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से हमने इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, फॉरेन कंपटीशन से हमारी कंपनियों को बचाया। नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, अर्थात सरकार ने ये फोकस किया कि जो गुड्स हम अपने यहां बना सकते हैं उसको इंपोर्ट करने से क्या फायदा। तो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि आप जो गुड्स जो हम एज ए कंट्री विदेश से गुड्स मंगा रहे हैं वो आप यहाँ पे प्रोड्यूस करो,
हम आपको टैक्स हॉलीडेज देंगे, सब्सिडीज देंगे, लेकिन वो गुड्स आप यहाँ प्रोड्यूस करो। इसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? ये फोकस था हमारे गवर्नमेंट का। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का आपको मैंने बताया फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे चीजों को दिमाग में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग किया, जिसमें शॉर्ट टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स आता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमने किया आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 1990 तक, इन प्लानिंग्स ने क्या अचीव किया। तो सर यहां पे आप 1990 पे जोर क्यों डाल रहे हो, उसके आगे क्यों नहीं? उसके आगे इसलिए नहीं क्योंकि इसके बाद से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, जिसको LPG पॉलिसी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो आगे चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिपेंडेंस के बाद किया था, फिर दोबारा हमें प्लान करना पड़ा था 1991 में। तो इस वजह से हम जो पहला इकोनॉमिक प्लानिंग का अचीवमेंट्स पढ़ते हैं वो अप टू 1990 तक का पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं इतना समझ गए। अब आ जाओ इसके अचीवमेंट्स को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ लो। सबसे पहला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमने किया था ये काफी सक्सेसफुल रहा एज फार एज हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न। कैसे? जीडीपी में हमने देखा 5% पर एनम के रेट से ऑन एन एवरेज हमारा कंट्री ग्रो किया जीडीपी। क्लियर है? याद करो इंडिपेंडेंस के समय कितना कम था, वो लगभग 2% के करीब था। अब वो 5% पर एनम लगभग हर साल हम ग्रो कर रहे थे अपने जीडीपी को। तो इसका मतलब ये था कि हम स्टैग्नेंट से कहां जा रहे थे? वाइब्रेंट इकोनॉमी में। स्टैग्नेंट मतलब मैंने क्या बताया था? जहां पे लंबे समय तक जीडीपी में कोई ग्रोथ ना हो। वाइब्रेंट मतलब हर साल हम उसमें ग्रो कर रहे हैं, तो इसको वाइब्रेंट कहते हैं। तो हम स्टैग्नेंट से किधर शिफ्ट हो रहे थे? वाइब्रेंट में। दूसरा, इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी। तो याद करो मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी था, पर कैपिटा जीडीपी मतलब, पर कैपिटा जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी यानी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इसको पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं। तो हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी था वो 0.5% से अब बढ़ के कहां चला गया था? 2% पर एनम। लगभग 4 गुना इसमें बढ़ोतरी हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि हमारा जो जीडीपी था उसका ग्रोथ रेट ज्यादा था देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी जिस रेट से हमारा जीडीपी हर साल बढ़ रहा था, जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया 5%, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो उससे कहीं कम था, जिस वजह से पर कैपिटा जीडीपी हमारा बढ़ रहा था। और बच्चों, पर कैपिटा जीडीपी जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का सुधरता है, उनके जेब में पैसे आते हैं और उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ, ये सब चीज जो है इस पे वो ज्यादा खर्च करते हैं और लाइफ में सुधार आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करता है। क्लियर है? जो कि यहां लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ लिविंग एनहांस्ड। नाउ थर्ड पॉइंट में आता हूं, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। बच्चों हम कितना भी डेवलप कर गए थे लेकिन फिर भी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया का था वो अभी भी खेती पे निर्भर था, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हम आज भी थे। तो एग्रीकल्चर पे फोकस करना स्वाभाविक था, नेचुरल था। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसमें रिफॉर्म किया। कैसे? एक टेक्निकल रिफॉर्म होता है और एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होता है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब कानून बनाना, खेती के लिए कानून बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर हमने क्या क्या कानून बनाया? तो बहुत सारा कानून हमने बनाया जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं। जैसे जिनके पास, जो मनी लेंडर्स है, लैंडलॉर्ड्स है, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, हमने उनके जमीन का एक सीलिंग लगा दिया। सीलिंग यानी आप इतने से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते हो, और बाकी का जमीन उनसे ले करके हमने लैंडलेस लेबरर, स्मॉल फार्मर्स में बांट दिया। क्लियर है? इस तरह के छोटे छोटे हमने कानून बनाए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के तरक्की के लिए।
क्लियर, उसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। दूसरा है टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स यानी खेती का मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना। इसमें सबसे अहम भूमिका किसने निभाया? ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो 1960s के मिडिल ऑफ 1960s में यहाँ पे इमर्ज हुआ, और जिससे हमारा जो प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी था वो इमेंसली बढ़ गया, खास करके व्हीट एंड राइस पे। ठीक है, ये भी आप अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब आता हूं ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फोकस ही था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज को यहाँ पे मैंने बताया था डेवलप करना। तो हमने क्या पाया, क्या वाकई में ये डेवलप हुआ? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। हमारा इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर मैं कंपेयर करूं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और अप टू 1990 तक में, पिक्चर बिल्कुल बदल गया था, एक्सक्यूज मी। उस समय जो हमारा हालत था इंडस्ट्रीज का, और ड्यूरिंग द 90s अगर हम 80s 90s में देखें तो इंडस्ट्री काफ़ी बदल गया था। हम काफ़ी मॉडर्न टेक्निक्स अपना रहे थे इंडस्ट्रीज में, और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे। पहले कुछ ही प्रोडक्ट्स पे हमारा फोकस था, लेकिन इस बार प्रोडक्ट काफ़ी डाइवर्सिफाइड वे में हम प्रोड्यूस कर रहे थे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ना है। इंडस्ट्रीज बिकेम मॉडर्नाइज्ड, हम मॉडर्न टेक्निक इंडस्ट्रीज के लिए अडॉप्ट कर रहे थे। सेल्फ सफिशिएंट इन बेसिक कंज्यूमर गुड्स। बेसिक कंज्यूमर गुड्स यानी जो हम आप रोज खरीदते हैं, जैसे ग्रोसरी का सामान हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, ये सब बेसिक कंज्यूमर गुड्स है। तो उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। एक समय था जब इंडिया को ये सारी गुड्स इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते अब हम सेल्फ सफिशिएंट थे। जो हमारे कंट्री में चाहिए था उतना हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे। फिर है ग्रोथ इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज यानी हेवी गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी जिसमें हेवी मशीनरीज वगैरह बनता है, जो कि जरूरी होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ऐसे इंडस्ट्रीज को भी हम अच्छा खासा डेवलप कर रहे थे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो रहा था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग जैसी सेवाएं, पावर, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनियां हैं, इनको हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं। यानी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप इसमें डाल सकते हो। तो इनमें भी काफी डेवलपमेंट हो रहा था। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बढ़ रहा था, यानी हमारा जो एजुकेशन एंड हेल्थ का कंडीशन था वो काफी बेहतर हो रहा था। इलिटरेसी का रेट धीरे धीरे कम हो रहा था। हेल्थ कंडीशंस लोगों का बढ़ रहा था ड्यू टू इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज, और जिस वजह से डेथ रेट जो है वो काफी कम हो रहा था। क्लियर है। और सबसे अंत में आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में का दो हिस्सा होता है, एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसमें भी काफी सब्सटैंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिला ड्यूरिंग 1950 टू 1990। उम्मीद करता हूं ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं अगले क्लास में। कमेंट करके मुझे बताइए आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैं उस चैप्टर का क्लास जरूर अपलोड करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।